बताया जा रहा है आज स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोगों को बताया गया था कि पुष्प के अंदर भी नर जननांग और मादा जननांग दोनों स्थित होते हैं। नर जननांग के अंदर जो है नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जननांग के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि पुष्प का नर जननांग कौन होता है, तो पुष्प का नर जननांग जो है, पुष्प का नर जननांग जो होता है पुमंग होता है। कौन होता है? पुमंग। और नर का ये पुमंग जो है कि क्या हो गया, नर जननांग हो गया। और इसका नर युग्मक कौन होता है, तो पुष्प का नर युग्मक को देखोगे तो ये होता है नर युग्मक परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। इसी प्रकार से मादा का देखा जाए तो मादा में क्या होता है, मादा युग्मक कौन होता है, स्त्रीकेसर होता है। और मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु होता है। हमें सबसे पहले नर पुमंग क्या होता है, तो मैंने बताया था कि आप जानते हो कि पुष्प के अंदर क्या पाया जाता है, इस प्रकार से ये क्या है, पतंतु है। ये क्या है, पतंतु। ये क्या है, परागकोश है। क्या है, परागकोश है। जब ये दोनों परागकोश और पतंतु मिलते हैं तो क्या बनता है, पुंकेसर बनता है। पुंकेसर बनता है। अब बहुत सारे पुंकेसर जब क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, पुमंग का निर्माण होता है। तो भाई जननांग तो आसानी से समझ में आ रहा है कि केवल परागकोश और पतंतु को मिलकर क्या बनता है, पुंकेसर। और जब बहुत सारे पुंकेसर का समूह एक साथ मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण हो जाता है, पुमंग का निर्माण हो जाता है। अब यही पुमंग यानी पुमंग के अंदर ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मज का निर्माण होता है। अब नर युग्मज का निर्माण कैसे होता है, हमें सबसे पहले इसी को जानना होगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इसको जानने के लिए भाई बन तो इसी से रहा है, परागकोश और पतंतु से। और पतंतु का देखो, परागकोश का ही मुख्य कार्य है, पतंतु सिर्फ जो है ओवरी से चिपका रहता है, इसका कोई और विशेष कार्य नहीं है। ये सिर्फ जो पुष्प का क्या होता है, अंडाशय होता है, उस अंडाशय से क्या होता है, चिपका रहता है। तो काम जो है परागकोश का है। तो सबसे पहले हम परागकोश की संरचना को देखेंगे। तो जब हम परागकोश की संरचना को देखते हैं बेटा, जैसे ये कोई क्या है, परागकोश है। ये क्या है, परागकोश है। तो परागकोश को देखते हो, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। परागकोश की क्या होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। ये एक परागकोश है और ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। अब परागकोश में देख रहे हो कि इधर एक खाना है और एक खाना, दो भागों में बटा होता है। यानी एक भाग यहां से यहां तक होता है और एक भाग यहां से यहां तक होता है। अर्थात परागकोश जो होते हैं द्विपाली संरचना के होते हैं। क्या होते हैं, हम देख रहे हैं क्या, परागकोश की संरचना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना, ये परागकोश की संरचना है। तो परागकोश की संरचना कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, दो खाने में, दो प्रकोष्ठ में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विपाली संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपाली संरचना जो होती है, जो परागकोश होती है वो कैसी होती है, द्विपाली संरचना की होती है। अगर हम इस परागकोश को क्या करें, यहां से कैंची से काट दें, बीच से इसको काट दें, और काट के जब इसकी संरचना को देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है।
अगर हमने बीच से काट दिया बेटा इसको तो कुछ इस प्रकार की हमें क्या करेगी, संरचना दिखाई देगी। देख रहे हो, हमने बीच से काट दिया, यहां से काट दिया है, तो इसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। यानी इसमें कुल कितने प्रकोष्ठ बन रहे हैं, 1 2 3 4, और प्रत्येक इसके कितने प्रकोष्ठ बन रहे हैं, 4, और प्रत्येक प्रकोष्ठ में जो है एक एक जो है क्या बनते हैं, लघु बीजाणु धानी बनते हैं। कितने बनते हैं, यानी एक प्रकोष्ठ में जो है, एक प्रकोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी बनता है। बताया गया कि इस परागकोश के अंदर, जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर एक प्रकोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी की क्या होती है, निर्माण होती है। तो इसमें कितने प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, 4। तो कुल कितने लघु बीजाणु इसमें बनेंगे बेटा, 4 लघु बीजाणु धानी बनेंगे। समझ में आया? तो ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब जो है लघु बीजाणु धानी की संरचना को देखते हैं। किसको देखते हैं, लघु बीजाणु धानी की संरचना को देखते हैं। यानी यही लघु बीजाणु धानी, ध्यान देना, यही लघु बीजाणु धानी जो है आगे चलकर पराग कण में परिवर्तित होते हैं। यानी यही लघु बीजाणु धानी जो है क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो हम लघु बीजाणु धानी का जो है ना, सीधे लघु बीजाणु धानी का हम क्या करेंगे, पराग कण में परिवर्तन देखेंगे। हेडिंग लिखेंगे पराग कण का, क्या लिखेंगे, पराग, अरे लघु बीजाणु धानी का लिखो, लघु बीजाणु धानी का परागकोश में परिवर्तन, परागकण में परिवर्तन। ये इसका परिवर्तन कैसे होता है, यानी कैसे जो है लघु बीजाणु धानी जो है परागकण बनते हैं। इसका मतलब ये है कि लघु बीजाणु धानी जो है कैसे परागकण बनते हैं। तो देखो कितने लघु बीजाणु धानी बने हैं बेटा, यहाँ 4। ये 4 लघु बीजाणु धानी है यहाँ पे। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये 4 लघु बीजाणु धानी है। जब लघु बीजाणु धानी की संरचना को आप देखोगे तो देखो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। इस प्रकार की आपको क्या होगी, संरचना दिखाई देगी। और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की संरचना में ये जो है, जो ये सबसे बाहर वाली परत होती है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। यानी बाह्य त्वचा। ये क्या होता है, बाह्य त्वचा। और ये क्या करता है, इसको जो है प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। इसके अंदर बेटा एक और ऐसी पतली परत होती है, यानी 5-6 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं, 5-6 परतें पाई जाती हैं। जो ये वाली परत होती है इसको कहा जाता है एंडोथीसियम। क्या कहा जाता है, एंडोथीसियम कहा जाता है। इसके बाद से इसके नीचे एक और परत होती है। इस परत को कहा जाता है मिडिल लेयर। क्या कहा जाता है, मिडिल लेयर कहा जाता है। मिडिल लेयर। और इसके अंदर एक और परत होती है, ध्यान देना, एक परत और यहां होती है, और इस परत को कहा जाता है टेपिटम। क्या कहा जाता है, टेपिटम।
यानी 4 लेयर इसमें हो गए, 4 लेयर इसमें भी होंगे, 4 लेयर इसमें भी होंगे और 4 लेयर इसमें भी होंगे। और इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, यानी एक परत ये हो गया, इसके बाद से एक परत ये हो गया, इसके बाद से एक परत यहां पे आ गया और एक परत यहां पे आ गया। देख रहे हो ना, ये कितने परत हो गए? सब में 4 परत बनेंगे। इसमें भी बनाओगे तो सेम ऐसे ही बनेगा बेटा, सब में ऐसे ही परत बनेगी। देख रहे हो ना, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें लघु बीजाणु के पास कितने परतें बन रही है। सब में हम एक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब चाहे इसका लिखो चाहे इसका लिखो, किसी का सबका बात एक ही है। एपिडर्मिस का काम क्या है बेटा? एपिडर्मिस जो है इसको सुरक्षा देता है। दूसरा एंडोथेसियम और जो ये मिडिल लेयर है, ये दोनों मिलकर स्फुटन में सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्फुटन में सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। और ये जो टेप्टम है, टेप्टम के कई कार्य हैं बेटा। टेप्टम जो है, जो माइक्रोस्पोर होता है, तो माइक्रोस्पोर का यानी माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? जो पराग कण है, तो पराग कण का जो बच्चा होता है, यानी पराग कण का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? लघु बीजाणुधानी होता है। तो उस लघु बीजाणुधानी को जन्म देता है, यानी इसी टेप्टम के अंदर लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा जो है, ये जो है उन लघु बीजाणुधानियों को पोषण देने का काम करता है। क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। तीसरा जो है, लघु बीजाणुओं को परिपक्व के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का भी क्या करता है? स्राव करता है। ठीक है ना? तो ये इसका काम आप देख सकते हो। एक तो पहला क्या करता है? पोषण देता है। क्या करता है? पोषण देता है। दूसरा एक एंजाइम निकालता है, जिस एंजाइम का नाम होता है काइलेज। क्या नाम होता है? काइलेज। और तीसरा जो है यूबिस काय का निर्माण करता है। क्या करता है? यूबिस काय का निर्माण करता है। अब हम जो है, और इसके अंदर एक छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, तो हम जो है ये लघु बीजाणुधानी की संरचना को बनाते हैं। ठीक है ना? तो एक लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखोगे बेटा, तो ये मैंने बताया कि ये कितने परतों में होती है? 4 परतों में होती है। तो पहला परत आपका ये हो गया, ये पहला परत हो गया। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। पहला परत आपका ये हो गया, यानी जिसको हमने क्या कहा? एपिडर्मिस का। क्या कहा? एपिडर्मिस। दूसरा परत जो है आपका ये हो गया, जिसको हमने क्या कहा? एंडोथीसियम नाम दिया। क्या नाम दिया? एंडोथीसियम। तीसरा लेयर जो है एक और ये बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया? मिडिल लेयर। क्या नाम दिया? मिडिल लेयर। और चौथा लेयर जो है ये बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? टेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेप्टम कहते हैं। देखो, इसी टेप्टम के अंदर जो है छोटे छोटे परकोष्ठ पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे खाने पाए जाते हैं, और प्रत्येक खाने में क्या होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आपका कौन सा हो गया बेटा? ये लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है? एंडोथीसियम है।
एंडोथेलियम है। और ये क्या है बेटा, ये आपका मिडिल लेयर है। ये क्या है, मिडिल लेयर है। और ये क्या है, टेप्टम है। ये क्या है, टेप्टम। ध्यान देना, इसको चाहो तो हल्का कलर भी कर लो। ये हमने इसको कलर कर दिया ताकि पता चले कि हाँ अलग अलग सब खाने हैं। ये देख रहे हैं ना, ये कौन हो गया, एक तो ये हो गया। इसके बाद से इसको खाली छोड़ देते हैं, मिडिल लेयर को खाली छोड़ देते हैं, इसको रंग देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर किसका निर्माण हो रहा है बेटा, इन्हीं के अंदर छोटे छोटे कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं यहीं पर क्या हो रही हैं, बन रही हैं। जब ये बनती है तो इनको पोषण कौन देता है, इनको पोषण कौन देता है बेटा, इनको भोजन कहां से मिलती है, इनको भोजन जो है ये ही टेप्टम देता है। क्या करता है, टेप्टम देता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह द्विगुणित होती हैं। जैसे ये कोशिका है और ये कोशिकाओं को, एक कोशिका को निकाल कर देखोगे तो ये कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। ये कोशिका क्या हो गया, द्विगुणित हो गया। अब यही द्विगुणित कोशिका क्या करती है, ध्यान देना, ये द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, जब ये पोषण पाते हैं, परिपक्व होने लगते हैं तो इनमें क्या होता है, बाहर निकलता है और उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो देखना, जब कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है बेटा तो एक कोशिका कितने कोशिका में टूटती है, दो भागों में टूटती है। कितने में, दो। लेकिन ये परिपक्व नहीं होती हैं, फिर ये दोनों क्या होती हैं, दो दो में टूट जाती है। यानी इससे दो और इससे क्या होते हैं, दो, इससे भी दो। यानी कितने कोशिका बन जाती हैं, एक कोशिका टूटकर कितने भागों में बढ़ जाती है, चार भागों में, और चारों अगुणित होते हैं। ये द्विगुणित होती हैं और ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कोशिका कितने भागों में टूट जाएगा, चार भागों में टूट जाएगा। यानी अगुणित कोशिका एक ये बन गया, फिर अगुणित कोशिका क्या होगा, एक ये बन जाएगा, फिर जो है अगुणित कोशिका एक ये बन गया, फिर अगुणित कोशिका ये कितने कोशिका बन गए, चार। अब ये चारों कोशिका आपस में न चिपके, इसके लिए जो ये काइलेज एंजाइम है ये क्या करता है, यहां पर सेलुलोज का एक परत चढ़ा देता है। इनके ऊपर क्या करता है, सेलुलोज का एक परत ऐसे चढ़ा देता है। ध्यान रखना, एक तो परत चढ़ाने से इसका एक ये भी फायदा हो जाता है कि ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसका ये बाह्य त्वचा बनाता है, ये कठोर होता है, ये सेलुलोज का परत चढ़ा दिया। अब ये आपस में इनको चिपकने भी नहीं देता है। ये चारों जो इसमें बने इन चारों को ये क्या करेगा, चिपकने नहीं देगा। फिर जो है इन कोशिकाओं को जो चिपकने नहीं देगा, अब इसमें से हम एक कोशिका को निकाल कर यहाँ क्या करते हैं, इनकी संरचना को देखते हैं। जैसे एक कोशिका यहाँ पे है, ध्यान देना, जैसे इसी कोशिका के यहाँ में बना रहा हूं, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका हो गया। अब इस कोशिका के अंदर जो है पहले किसका परत चढ़ा हुआ है बेटा, किसकी परत चढ़ा हुआ है, सेलुलोज का। किसका चढ़ा हुआ है, सेलुलोज। क्या होता है बेटा, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद से उनके भोजन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान देना, जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, उनके भोजन में जब बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं वह किसका निर्माण कर लेते हैं, सेलुलोज का निर्माण कर लेते हैं।
यानी पौधों के भोजन का जो ग्लूकोज होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिल मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? सेलुलोज का। तो ये जो परत होती है वो किसकी परत होती है? सेलुलोज की परत होती है। अब काम क्या हुआ, अब इनको ये तो यहाँ पर इनको क्या कर दिया, ये पहले तो यहाँ बना के तैयार कर दिया, आगे क्या होगा, अब इनको परिपक्व करना है। तो परिपक्व करने के लिए यहाँ से 2 एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम निकलता है? 2 एंजाइम। कहाँ से? टेप्टम से। और वो 2 एंजाइम कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रोबिस और दूसरा होता है स्पोरोपोलेनिन। यानी यहां से 2 रसायन पदार्थ निकलता है। टेप्टम से कितना निकलता है बेटा? 2। कौन कौन? प्रोबिस क्या निकलता है? प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन। शांत रहो, बताया जा रहा है कि इससे 2 कौन निकाल रहा है? टेप्टम। जो प्रोबिस होता है लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। लिपिड का बना होता है। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये कौन निकालता है बेटा इस रासायनिक पदार्थ को? टेप्टम निकालता है। और टेप्टम निकालता है तो पहले जो है प्रोबिस जो है इसके आप ऊपर आकर एक आवरण का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। इसके ऊपर आकर ऐसे प्रोबिस क्या होता है? एक आवरण बना देता है। देख रहे हैं ना? इस यानी जो सेलुलोज का आवरण है उसके ऊपर आकर ये क्या हो जाता है? ऐसे चिपक जाता है। कौन? प्रोबिस। और एक चीज ध्यान रखना, यही प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन दोनों मिलकर यूबिस काय का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, बताया गया कि जो प्रोबिस और स्पोरोलिन है यही दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोबिस का प्रोबिस और ये स्पोरोपोलेनिन मिलकर यूबिस काय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब तो ये प्रोबिस इस पे आकर क्या हो गया? ये जो लेयर था ये किसका था? प्रोबिस का था। किसका था? प्रोबिस का। और प्रोबिस किसका बना होता है? लिपिड का। किसका बना होता है? तो ये किसका? इसके ऊपर एक आवरण चढ़ गया। किसका बना भाई? लिपिड का बन गया। और इसको अंतःचोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। फिर इनके ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन है वह भी आकर अपना एक आवरण ऐसे जमा लेता है। एक कठोर परत को इस पे क्या कर देता है? जमा देता है। ये किसका परत है बेटा? स्पोरोपोलेनिन का। ये किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और इसको बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। जब ये दोनों आकर इस पे चिपक जाते हैं तब ये धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। क्या होने लगता है? परिपक्व होने लगता है। अब देखो इस वाले परत को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये जो वाला है ना इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो आवरण बना है ये वाला, ये क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। अब यहां पर ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? ध्यान देना, ये लोग जो है यहां पे आने के बाद से अब ये यहाँ पर ये पूरा क्या होगा? कोशिका परिपक्व होगा। इतना प्रोटेक्शन मिलने के बाद से अब ये कोशिका क्या होगा? परिपक्व होगा। जब अब कोशिका परिपक्व होगा तो अब एक समय आएगा जब कोशिका के अंदर स्फुटन होने का समय आएगा। तो सबसे पहले ये कोशिका जो है, आप जानते हो कि कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है, यही होता है ना। तो अब इसको टूटना है तो ये टूटने के लिए क्या करेगा कि इसमें सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होगा। इसमें एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है ना,
तो एक केंद्रक जो होता है ये दो भागों में टूट जाता है, एक छोटा भाग में और एक बड़ा भाग में। जो छोटा केंद्रक होता है, छोटा केंद्रक, इसको कहा जाता है जनन कोशिका। क्या कहा जाता है? जनन कोशिका। ये जनन कोशिका होता है। और ये जो बड़ा केंद्रक होता है ना, ये बड़ा केंद्रक दो भागों में टूटा है ना केंद्रक इसने का, तो बड़ा जो केंद्रक होता है इसको बोला जाता है, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है कायिक कोशिका। क्या बोला जाता है? कायिक कोशिका। अब ये दोनों टूट गए, तो इनके टूटने के बाद से, केंद्रक के टूटने के बाद से, अब इसमें जो है ना जीव द्रव्य का बंटवारा होता है। तो इसमें भी जीव द्रव्य आकर क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। इसमें भी जीव द्रव्य आकर क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। तो एक कोशिका कितने कोशिका में बढ़ जाती है? दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यानी अब यहाँ पर एक कोशिका कितने भागों में बढ़ गया है बेटा? दो भागों में बढ़ गया है। क्या हो गया है? दो भागों में बढ़ गया है। अब इसमें, अब ये अपनी संख्याओं को इस तरह से बढ़ाते रहेंगे। बाद में जब इन पूर्ण रूप से ये परिपक्व हो जाएंगे, तो परिपक्व होने के बाद से अब जानते हो क्या होगा? अब इसमें जो है, जो ये दो एंडोथीसियम और मिडिल लेयर हैं, इसमें एंडोथीसियम और मिडिल लेयर हैं, अब इनको तोड़ने का काम करेंगे। ये कहीं से इस भाग को यहां से क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। और जैसे ये तोड़ेंगे तो इसमें से दो तरह से, दो प्रकार से क्या निकलेंगे बेटा इसमें से? यानी दो तरह से इसमें से परागकण का निर्माण होगा। एक तो इसमें से कुछ जो है, या एक तरह से कहा जाए, जो इसमें से कोशिकाएं जब टूट कर निकलती हैं तो दो अवस्थाओं में निकलती हैं। कितने अवस्थाओं में निकलती हैं? दो अवस्थाओं में। क्योंकि पहला तो अवस्था इसका क्या बना है? जनन कोशिका, और दूसरा क्या बना है? कायिक कोशिका। तो ये निकलेंगे तो किस अवस्था में निकलेंगी? जनन कोशिका और कायिक कोशिका की अवस्था में ही क्या होती हैं? निकलती हैं। बात समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पे ये दो कोशिका बन गई। अब एक क्या है? जनन कोशिका है, और एक क्या है? कायिक कोशिका है। तो जब ये पूरा, इसमें से तो बहुत सारे बन रहे हैं ना, बहुत सारे कोशिका हैं टेप्टम के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे कोशिका है ना। अरे भाई, टेप्टम के अंदर बहुत सारे कोशिका हैं, और सारे कोशिकाओं के अंदर क्या बना है? जनन कोशिका और कायिक कोशिका। अब जब इसमें से ये निकलेंगे बाहर, तो ये दोनों अवस्था में निकलेंगे, जनन कोशिका के रूप में भी निकलेंगे और कायिक कोशिका का। लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। इसमें 60%, ध्यान रखना, जो 60% निकलते हैं वो जानते हो क्या निकलते हैं? एक कायिक कोशिका और नहीं, एक जनन कोशिका और दो कायिक कोशिका का निर्माण करते हैं। 60% क्या निकलते हैं? अगर 60% देखोगे तो 60% में एक जनन कोशिका क्या निकलता है? एक जनन कोशिका और दो कायिक कोशिका निकलता है। और 40% में क्या होता है कि दो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका निकलता है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें से, यानी अगर मान लेते हैं कि एक टेप्टम से 100 जो है कोशिकाएं निकल रही हैं, तो उसमें 60 ऐसी कोशिकाएं होंगी जिसमें एक जनन कोशिका और दो क्या होंगे? कायिक कोशिका होंगी। और 40 ऐसे होंगे जिसमें दो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका निकलेगा। और जो निषेचन में भाग कौन लेता है? कौन कोशिका? तो जिस कोशिका के अंदर दो जनन कोशिका हो और एक कायिक कोशिका हो, वही क्या करता है? निषेचन क्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? निषेचन क्रिया में भाग लेता है। तो इसमें बताओ, निषेचन क्रिया में भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा है
या निषेचन क्रिया में भाग न लेने वालों की संख्या ज्यादा है? किसकी संख्या ज्यादा निकल रही है? जिस देखो 60% ये है, 60 तो ये निकल रहा है, लेकिन ये जनन कोशिका में भाग लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें एक जनन कोशिका का निर्माण हो रहा है, दो कायिक कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो ये तो निषेचन क्रिया में भाग ही नहीं ले सकते हैं। भाग कौन लेगा? जिसमें दो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो अगर 100 कोशिकाएं निकल रही हैं तो 60 क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती हैं, और केवल 40 ही निषेचन करने वाले होते हैं, जो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और परागकण ही क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। ठीक है ना? अब ये जब ये 40% जो निकलेंगे, अभी आप लोगों को आगे बताया जाएगा। ये पुष्प जो है ना, जैसे ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। यहाँ पे वर्तिकाग्र है और इसी वर्तिकाग्र को ये क्या होंगे? 40% वाले, जिसमें दो जनक कोशिका है और एक कायिक कोशिका है। ये अब इसके ऊपर आकर क्या होंगे? अपने ही जाति के, अब ये दूसरे जाति के नहीं, जो अपने जाति के पुष्प हैं। अगर मान लो ये जो परागकण बना है, अगर गुलाब का है तो ये गुलाब के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही बैठेंगे, अगर गेंदा है तो गेंदा पर ही बैठेंगे। यानी जिस अपने ही जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठेंगे और निषेचन क्रिया में भाग लेंगे। तो अब कैसे भाग लेंगे? जब हम सबसे पहले क्या समझेंगे? पुष्प का मादा जनन अंग। जब मादा जनन अंग को समझ लेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ये बात समझ में आ गई?